नमस्कार। और हमारी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी कि हमारे पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई है, मिट्टी की वो अदृश्य दुनिया जो असल में हमारे पौधों को जिंदा रखती है। बिल्कुल, एक जीता जागता शहर। और पिछली बार हमने इस शहर के होने के क्यों पर बात की थी। आज हम इसके कैसे पर गहराई से उतरेंगे। हाँ, क्यों तो समझ आ गया, पर अब कैसे पर ध्यान देना है। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इस शहर को उजाड़ रही हैं और हम इसे फिर से कैसे बसा सकते हैं। और ये कैसे वाला हिस्सा ही सबसे जरूरी है, क्योंकि ये जानना ही काफी नहीं है कि मिट्टी में जीवन होना चाहिए। ये समझना भी जरूरी है कि कौन सी आदतें इसे नुकसान पहुंचा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मिट्टी को एक शहर मान लें तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इन स्रोतों के हिसाब से वो कौन सी एक चीज है जो इस पूरी सभ्यता को तबाह कर देती है? बिना किसी शक के वो है जुताई, टिलिंग। जुताई। ये तो थोड़ा अजीब है, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सोचते आए हैं कि खेती का मतलब ही जुताई है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत बताते हैं कि हर बार जब खेत में हल चलता है तो ये उस सूक्ष्म दुनिया के लिए एक भूकंप से कम नहीं होता। एक भूकंप? बिल्कुल। एक ही बार की जुताई से मिट्टी में मौजूद लगभग 50% जीव, खासकर जो कवक के धागे होते हैं, वो कट जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। 1 मिनट, 50%? सिर्फ एक बार में? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई साल में 2-3 बार भी जुताई कर रहा है तो वो तो कुछ ही सालों में अपनी मिट्टी को लगभग बेजान बना रहा है। ठीक यही होता है। बार बार के इन भूकंपों के बाद उस शहर में सिर्फ सबसे सरल जीव ही बचते हैं, और वो हैं बैक्टीरिया। और स्रोत ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ बैक्टीरिया बचते हैं तो खरपतवार उगने लगते हैं। हाँ, प्रकृति हमें एक सिग्नल भेज रही है। वो चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ का संतुलन बिगड़ चुका है। तो खरपतवारों से छुटकारा पाने का तरीका उन्हें उखाड़ना नहीं, बल्कि उस संतुलन को वापस लाना है। बिल्कुल, हमें उस फूड वेब के बाकी किरदारों को वापस लाना होगा। मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले शिकारी जैसे प्रोटोजोआ और नेमाटोड। ये सूक्ष्म दुनिया के शेर और भेड़िए हैं एक तरह से। हाँ, यूं कह सकते हैं। और जब ये बैक्टीरिया और कवक को खाते हैं तो उनके शरीर से पौधों के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व निकलता है, अमोनियम, NH4। ठीक है, तो अमोनियम पेड़ों और झाड़ियों के लिए अच्छा है, लेकिन अच्छी हरी भरी घास के लिए तो नाइट्रेट्स की जरूरत होती है। और यहीं पर स्रोतों में एक ऐसी बात सामने आई जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हाँ, और ये वो जानकारी है जो खेती के बारे में हमारी कई धारणाओं को बदल सकती है। बताइए। मिट्टी में अमोनियम को नाइट्रेट में बदलने का काम कुछ खास तरह के बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन वो ये काम तभी कर सकते हैं जब एक बहुत ही खास शर्त पूरी हो। और वो शर्त क्या? शर्त ये है कि मिट्टी का pH 7 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मिट्टी क्षारीय यानी एल्कलाइन होनी चाहिए। 7 से ज्यादा? लेकिन कृषि विशेषज्ञ तो हमेशा 6.8 या उससे कम पीएच की सलाह देते हैं। और यहीं पर सारी गड़बड़ है। उस कम pH पर वो बैक्टीरिया नाइट्रेट बनाने वाला एंजाइम पैदा ही नहीं कर पाते, तो अनजाने में ही किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट बना ही नहीं सकती। ये तो एक बहुत बड़ा आहा पल है। मतलब सही जानकारी न होने की वजह से हम एक चक्र में फंस गए हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारी मिट्टी से ये जीव खत्म हो गए हैं तो हम उन्हें वापस कहाँ से लाएंगे? इसका जवाब खाद है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ कोई भी खाद नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खाद में विविधता कितनी जरूरी है। विविधता से क्या मतलब है? मतलब सिर्फ गोबर और भूसे से बनी खाद में सभी जरूरी जीव नहीं होंगे। आपको उसमें आलू, गाजर, सलाद के छिलके, अलग अलग तरह की लकड़ियों के चिप्स, ये सब मिलाना होगा। जितना ज्यादा विविध भोजन, उतने ही ज्यादा विविध जीव। और स्रोतों में एक बहुत मजेदार सुझाव भी था, पुराने घने जंगल से जीव इकट्ठा करने की यात्रा पर जाना। हाँ, ये सुनने में मजेदार है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। पुराने जंगलों की मिट्टी में जीवों की ऐसी विविधता होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बस वहां से 1 चम्मच मिट्टी ले आए और अपनी खाद में मिला दें। हाँ, ये एक स्टार्टर कल्चर का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। क्या? हमेशा अपने ही इलाके के किसी स्थानीय जंगल से मिट्टी लाएं, क्योंकि जीव अपने स्थानीय जलवायु के आदी होते हैं। और उस मिट्टी को सीधे खेत में ना डालें। क्यों नहीं? उसे अपनी खाद बनाने की प्रक्रिया से गुजारें। कंपोस्टिंग की गर्मी और प्रतिस्पर्धा में सिर्फ वही मजबूत जीव बचेंगे जो आपके माहौल में पनप सकते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक फिल्टर है। समझ गई।
अब खाद बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो एक और आम धारणा है कि खाद के ढेर को बार बार पलटना अच्छा होता है, लेकिन स्रोत कुछ और ही कहते हैं। हाँ, ये एक और बहुत बड़ी गलती है। नेमाटोड जैसे जो जरूरी जीव हैं, उन्हें उथल-पुथल बिल्कुल पसंद नहीं। उनके लिए वो भूकंप जैसा होता है। बिल्कुल, वो डरकर भाग जाते हैं और जल्दी वापस नहीं आते। इसलिए ढेर को कम से कम पलटना चाहिए। हवा के लिए ढेर बनाते समय ही उसमें कुछ पाइप या टहनियां डाल दें। ठीक है, तो हमारे पास अच्छी विविध खाद तैयार है। अब अगला कदम है कंपोस्टी, जो कि एक बहुत लोकप्रिय तरीका है, लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है। हाँ, एक बहुत बड़ी चेतावनी। स्रोत में एक केस स्टडी का जिक्र है जहां एक खास तरह के टी ब्रूअर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक पंप लगा था। ओके। तो हर बार जब वो चाय पंप से गुजरती थी तो पंप के ब्लेड उन जीवों को काट और पीस देते थे। वो असल में एक माइक्रो ब्लेंडर चला रहे थे। अरे बाप रे! तो नतीजा ये हुआ कि उस चाय को मिट्टी में डालने के 2 हफ्ते बाद मिट्टी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। सारे लाभकारी जीव नष्ट हो चुके थे। ये तो समय और पैसे की पूरी बर्बादी हुई। तो सही तरीका क्या है? अगर हमारे पास प्रोटोजोआ की कमी है तो श्रोट एक प्रोटोजोअन इन्फ्यूजन का सुझाव देते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत ही सरल तकनीक है। एक बाल्टी में कुछ सूखा पौधा पदार्थ जैसे पुआल डालें, फिर बाल्टी को पानी से भर दें। बस इतना ही? हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर नल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमिक एसिड की 1 बूंद डाल दें ताकि क्लोरीन बेअसर हो जाए। फिर इसे कुछ दिन छांव में रख दें। प्रोटोजोआ की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। ह्यूमिक एसिड का जिक्र दिलचस्प है। स्रोत में इसे घर पर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, जिसमें चॉकलेट बार का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये एक शानदार और व्यवहारिक तरीका है। अच्छी खाद के 2 कप को एक जालीदार कपड़े में रखें और उस पर धीरे धीरे पानी डालें। नीचे जो गहरा भूरा तरल इकट्ठा होता है वही ह्यूमिक एसिड का अर्क है। और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए चॉकलेट? हाँ, एक मिल्क चॉकलेट लें और एक 70% कोको वाली डार्क चॉकलेट। जब तक आपके अर्क का रंग उस डार्क चॉकलेट जैसा गहरा है, तब तक वो अच्छी गुणवत्ता का है। ये एक सस्ता और प्रभावी कलर चार्ट है। ये अविश्वसनीय रूप से सरल है। तो इन सभी तकनीकों को लागू करने के बाद अच्छी खाद, सही चाय बनाने की विधि, उस केस स्टडी का नतीजा क्या निकला? धैर्य और सही तरीकों के साथ सिर्फ 9 महीनों के भीतर उन्होंने मिट्टी को पूरी तरह से बदल दिया। 9 महीने में? हाँ, जिस मिट्टी में पहले कुछ नहीं था, वहां कवक और बैक्टीरिया का एक आदर्श संतुलन बन गया। घास बिना अतिरिक्त पानी की हरी भरी हो गई। ये साबित करता है कि प्रकृति को बहाल करना संभव है, बस सही ज्ञान की जरूरत है। और अंत में जब इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की बात आती है, जैसे कि हजारों एकड़ में, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठोस खाद डालना, अर्क का छिड़काव करना या चाय का? ये उपलब्धता पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा विकल्प तो ठोस खाद ही है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्योंकि वो सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि उनका घर और भोजन भी साथ में देती है। बिल्कुल। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है अर्क यानी एक्सट्रैक्ट। जब आपके पास खाद कम हो तो आप कम खाद में ज्यादा जमीन कवर कर सकते हैं। और चाय तीसरा विकल्प है और इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास बहुत ही कम मात्रा में अच्छी खाद हो। ये जीवों की संख्या तो बढ़ा देती है, लेकिन ये ऐसा है जैसे आप एक सेना भेज रहे हैं बिना राशन पानी के। इसका असर बहुत अस्थायी होता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो हैं जुताई मिट्टी के जीवन के लिए कितनी विनाशकारी है, सही पीएच का महत्व और विविध खाद बनाने की कला। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि सभी उपकरण या तकनीकें एक जैसी नहीं होती। एक गलत कंपोस्ट टी ब्रूअर अच्छे इरादों को भी विफल कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। अक्सर हम खरपतवार या बीमारियों जैसी समस्याओं को देखते हैं और सीधे उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि इसे कैसे खत्म किया जाए। सही। लेकिन क्या होगा अगर हम पहले ये सवाल पूछें, हमारी मिट्टी की जीव विज्ञान हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये दृष्टिकोण हमें लक्षणों का इलाज करने के बजाय मूल कारण को ठीक करने की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मिट्टी को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक संकेतक के रूप में देखना। मिट्टी के स्वास्थ्य पर हमारी इस चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन जानकारियों के बारे में आपके क्या विचार हैं या क्या आपके कोई प्रश्न हैं। हाँ, हमें जरूर बताएं। कृपया नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें भविष्य के विषयों को और बेहतर बनाने में मदद करती है।